हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों, वेलकम टू बायोअब इन हिंदी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे स्थिति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभजोतकी ऊतक कितने भागों में बांटा गया है और स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपको सुझाव है कि पिछली वीडियो को जाकर जरूर देखें। आई बटन में हमने इसका लिंक दे रखा है। तो स्थिति के आधार पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभजोतकी ऊतक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शीर्षस्थ विभजोतक, दूसरा पार्श्व विभजोतक और तीसरा अंतर्वेशी विभजोतक। शीर्षस्थ विभजोतक यानी कि एपिकल मेरिस्टेम पादप के तना व मूल शीर्ष पर स्थित होता है। इन्हें वृद्धि क्षेत्र यानी कि ग्रोइंग जोन्स कहते हैं। ये दीर्घकालिक होते हैं अर्थात लंबी अवधि तक वृद्धिशील व विभाजनशील रहते हैं। प्राक विभजोतक व प्राथमिक विभजोतक इनके ही उदाहरण हैं। प्राक विभजोतक और प्राथमिक विभजोतक को हमने पिछली वीडियो में दिखाया है, आप जरूर जाकर उसे देखें। पार्श्व विभजोतक यानी कि लेटरल मेरिस्टेम, यह विभजोतक पादप अक्ष के स्तंभ यानी कि तने व मूल यानी कि जड़ में पार्श्व स्थित होते हैं। पार्श्व विभजोतक में परिणत अथवा स्पर्शरेखीय विभाजन होते हैं द्वारा मूल यानी कि जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि होती है। इसके उदाहरण जिम्नोस्पर्म व द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाने वाली संवहनेदा व कोर्केदा है। संवहनेदा और कोर्केदा को हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अंतर्वेशी विभजोतक यानी कि लेटरली मेरिस्टेम, ये स्थायी ऊतकों से घिरे शीर्ष विभजोतक के ही भाग है जो लंबाई में वृद्धि के दौरान पीछे छूट गए हों। ये पत्तियों के आधार पर यानी कि घास, पर्वों के आधार पर यानी कि बांस या कभी कभी पर्व संधियों के नीचे जैसे कि पुदीने में स्थित होते हैं। इनके द्वारा संबंधित भागों की लंबाई में वृद्धि होती है। ये अल्पकालिक होते हैं तथा कुछ समय विभाजनशील रहने के पश्चात स्थायी ऊतकों में बदल जाते हैं। स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू, स्थायी ऊतक वे ऊतक हैं जिनमें विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो चुकी हो यानी कि बंद हो चुकी हो। ये विभजोतक के विभाजन व विभेदन के फलस्वरूप ही बनते हैं। इनकी कोशिकाएं जीवित या मृत यानी कि डेड हो सकती है। इनकी कोशिकाएं जीवित या मृत अथवा डेड हो सकती है। कोशिकाओं की भित्ति मोटी अथवा पतली हो सकती है। प्राथमिक विभजोतक प्राथमिक स्थायी ऊतकों तथा द्वितीयक पार्श्व विभजोतक द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण करते हैं यानी कि प्राथमिक विभजोतक द्वारा तो प्राथमिक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है तथा द्वितीयक पार्श्व विभजोतक द्वारा द्वितीयक स्थायी ऊतकों का निर्माण होता है। स्थायी ऊतक मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यू, दूसरा जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू और तीसरा विशिष्ट ऊतक यानी कि स्पेशल टिश्यू। हम पढ़ेंगे सरल ऊतक यानी सिंपल टिश्यू के बारे में। यह ऊतक संरचना व कार्यात्मक रूप से एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। इस समांग कोशिकाओं के समूह हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृदु ऊतक यानी कि पेरेन्काइमा, दूसरा स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोरेन्काइमा और तीसरा दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा मृदु ऊतक यानी कि पेरेन्काइमा। इस ऊतक के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, कोशिकाएं जीवित, स्पष्ट केंद्रकयुक्त व पतली कोशिका भित्ति वाली होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज व मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है। अंतर कोशिक स्थल यानी कोशिकाओं के बीच में पाया जाने वाला अवकाश पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं उपस्थित होती है। 5वां, कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार या आयत के आकार या बहुभुजी 14 सतहों वाली चतुष्फल प्रकार की होती है। मृदुतक के प्रकार, मृदुतक को 5 भागों में बांटा गया है। पहला, हरित मृदुतक यानी कोरेन्काइमा। जब मृदुतक की कोशिकाओं में हरित लवक अधिक संख्या में होते हैं तो ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। हरित मृदुतक पर्ण व पौधे के अन्य हरे भागों में पाया जाता है। वायुतक यानी एरेन्काइमा, इनमें अंतर कोशिकीय स्थल बड़े होकर वायु कोष्ठ बना लेते हैं। इनमें वायु भरी रहती है। ये वातन के साथ साथ पादप के अंगों को प्लवमाइन यानी कि बॉयवर्न भी बनाते हैं। ये ऊतक जलीय पादपों में ज़्यादा पाए जाते हैं। विचित्र कोशिका आइडियोब्लास्ट, ये मृदुतक की कोशिका टेनिन, तेल, कैल्शियम ऑक्सीलेट के रवे जैसे रेफाइंड्स आदि को संचित करने में विशिष्ट होती है। इन्हें इडियोब्लास्ट कहते हैं। उदाहरण बड़ी जलकुंभी के पर्णवंत में। तारककाय मृदुतक सैटेलाइट पेरेन्काइमा, केले के पर्णवंत व कई जलीय पादपों में तारककाय मृदुतक पाए जाते हैं। दीर्घ मृदुतक यानी प्रोसेन्काइमा,
ये कोशिका समव्यासी न होकर लंबी व दोनों सिरों पर शुंडाकार होती है। ये कुछ द्विबीजपत्री पादपों की परिरंभ में पाई जाती है। मधुतक के कार्य: भोज्य पदार्थों जैसे स्टार्च, प्रोटीन, तेल, वसा का संचय करना। वायुतक का कार्य होता है पाचन व प्लावन में सहायक। मांसल व स्तंभ पर्णों में जल का संग्रहण करना। पूर्ण विभाजित होकर काग एधा व अंतःसंवहनी एधा का निर्माण करना। घाव भरने के लिए पूर्ण विभाजन कर पौधों के घावों को भरना। स्थूल कोण उत्तक यानी कोलेनकाइमा: इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित होती है, लेकिन कभी कभी इनमें हरित लवक भी पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं बहुभुजी या गोल आकार की होती है। इनकी लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। इन कोशिकाओं के कोणों पर स्थूलन का पाया जाना स्थूल कोण उत्तक का अभिलाषिक लक्षण है, यानी कि यह लक्षण हमेशा स्थूल कोण उत्तक में पाया जाएगा। कोशिका भित्ति में स्थूलन सेलुलोज, हेमीसेलुलोज व पेक्टिन के निक्षेपण के कारण होता है। पेक्टिन के जलरागी गुण के कारण ही कोशिका भित्ति नम्य व लचीली बनी रहती है। कोशिका भित्ति का स्थूलन कोशिका दीर्घीकरण के दौरान ही हो जाता है। यह पादप अंगों को लचीली दृढ़ता प्रदान करती है तथा इसी उत्तक के कारण कोई भी पादप तरुण वेग की वायु के प्रबल झोंकों की दिशा में मुड़ जाते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। यह उत्तक द्विबीजपत्री स्तंभ में अंधस त्वचा का निर्माण करता है। एक बीजपत्री व भूमिगत तनों व मूलों में यह नहीं पाया जाता। स्थूल कोण उत्तक के प्रकार: इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला कोणीय यानी एंगुलर, दूसरा स्थिर यानी लेवलर और तीसरा रिक्तिमय यानी लेक्नर। पहला कोणीय, ये निक्षेपण कोणों पर पाया जाता है जैसे टमाटर व धतूरा। दूसरा स्थिर, स्थूलन स्पर्शरेखीय भित्तियों पर होता है, उदाहरण मूल या सूर्यमुखी। रिक्तिकामय, इस प्रकार के स्थूल कोण उत्तक में अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है तथा स्थूलन कोशिका भित्ति के उन भागों या उस ओर होता है जिस ओर अंतरकोशिकीय स्थिर होता है, उदाहरण सोल या कुकुरबिटा के तने की अधिशा। स्थूल कोण उत्तक के कार्य: पादप के कोमल अंगों को लचकमय दृढ़ता प्रदान करते हैं। विरल रूप से अर्धलवक के उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक करते हैं। जीवित होने के कारण घाव विभोजक में परिवर्तित हो सकते हैं। द्रवोतक यानी स्केलेनकाइमा: द्रवोतक के लक्षण निम्नलिखित हैं। इनकी कोशिकाएं प्रायः लंबी, संकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी व लिग्निन युक्त होती है। यह मोटी भित्ति में गर्द पिट्स पाए जाते हैं। दीर्घीकरण के पश्चात प्राथमिक कोशिका भित्ति पर लिग्निन का निक्षेपण होता है। परिपक्व कोशिकाएं दृढ़, कठोर, जीवद्रव्य रहित व मृत हो जाती है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपको सब्सक्राइब वाला लाल बटन भी दबाना है। पूर्ण विभाजित होने की क्षमता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। ये उत्तक अधिकतर बहुवर्षीय पादपों के प्रौढ़ भागों में पाए जाते हैं। द्रवोतक के प्रकार: द्रवोतक को 2 भागों में बांटा गया है। द्रवोतक रेशे, अस्टिल अथवा दृढ़ कोशिकाएं। द्रवोतक रेशे: इन कोशिकाओं की लंबाई अधिक व चौड़ाई कम होती है। इनकी नुकीले सिरे आपस में जुड़कर रेशे बनाते हैं। ये जाइलम, फ्लोएम आदि व परिरंभ में मिलते हैं। इनके उदाहरण जूट, पटसन आदि है। अस्टिल अथवा दृढ़ कोशिकाएं: ये कोशिकाएं अनियमित आकार की होती है। इनकी द्वितीयक भित्ति अत्यधिक मोटी होने के कारण कोशिका गुहा, संकरी या लगभग समाप्ति हो जाती है। यह अत्यंत कठोर व दृढ़ तथा समूह में मिलती है। इनके उदाहरण नाशपाती व नख के फलों के गूदे में मिलने वाली कणिकामय कठोर बीजावरण व फलों के आवरण इत्यादि। द्रवोतक के कार्य: पहला कार्य, पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करते हैं। बीजों तथा फलों में आंतरिक संरचनाओं की रचना करते हैं। मतलब बीजों तथा फलों में जो आंतरिक संरचनाएं होती है उनकी रक्षा भी इनके द्वारा की जाती है। ये वायु के वेग तथा गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक का बटन दबाएं। वीडियो को पूरा देखा है तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और अगर आपको कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में वो बात लिख दें।